नमस्कार दोस्तों। चलिए बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी का आप डेली टाइम फ्रेम देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ एक बाइंग आई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ फिर से एक बाइंग आया और ये इक्वल लोज बन के और मार्केट अपसाइड गया। यहाँ से मार्केट ने एक साफ अप मूव दिया, ये करीब करीब 2500 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया था। उसके बाद मार्केट अब क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट एक रेंज में है। ये अपसाइड जो है ये 47,360 के करीब, और नीचे जो है वो ये 47,300 ना 46,300। तो नीचे 46,300 350 का जोन, और ऊपर जो है 47,300 350 के करीब का जोन। इसी में देखिए मार्केट ने 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब देखिए मैं इसका आपको इसकी साइकोलॉजी समझा देता हूँ, जो मैंने आज फर्स्ट वीडियो भी डाली, इससे पहले भी जो वीडियो डाली होगी उसमें मैंने कहा होगा कि एक ट्रेडर के लिए ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि घोड़ा भाग कितना चुका है, वन गो में मार्केट कितना जा चुका है। अब देखिए यहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, यहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया और मार्केट यहां तक गया वन गो में 2550 पॉइंट। सो ये क्या था मार्केट के लिए, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है बहुत पीछे की, ये एक इसका डिमांड जोन है। यहाँ पे ये इक्वल लो बना, यहाँ पे बाइंग आया, ये एक डिमांड जोन था, ये बायर्स का जोन था स्ट्रॉन्ग। यहाँ से एक बहुत ही एग्रेसिव बाइंग हुई है, तो डिमांड जोन के आसपास मैंने बताया कि आप एग्रेसिवली बाई कर सकते हो। यहाँ से बाइंग हुई, 2550 पॉइंट का मूव था वो, देखिए कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 छठे दिन तो मूव आ चुका है। छठे दिन तो मार्केट यहाँ ऊपर मार के नीचे बंद हुआ था। तो 5 दिन में कहने का मतलब है आपको 2500 पॉइंट के करीब का मूव मिल चुका है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने यहाँ बाइंग की होती तो आप क्या करते, इतना बड़ा आप मूव आने के बाद आप भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते। तो घोड़ा भाग चुका, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए 2500 पॉइंट का मूव आ चुका, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद दो कंडीशन बननी चाहिए। या तो अब मार्केट यहाँ इसके बीच में, इसी रेंज के बीच में टाइम बिताए, अभी और एक दो दिन मार्केट रुके और इसके बीच में कंसोलिडेट हो, और उसके बाद इसको अपसाइड ब्रेक करे। तो क्या होगा कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, या जो लोग फर्दर जो यहाँ मिस कर चुके हैं एंट्री, वो भी यहाँ ऐड होंगे और यहाँ तक का टारगेट होगा। तो ये इसको जब अपसाइड ब्रेक करेगा ना, ये कंसोलिडेट होने के बाद, उस टाइम पे लोगों को विश्वास होगा कि हाँ मार्केट अभी भी अपसाइड का ही है और मार्केट यहाँ तक अब जाएगा। तो फर्दर जो बायर्स ऐड होंगे वो होंगे इसके ऊपर। अभी यहाँ बायर्स जो होंगे वो एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको ब्रेक होने दीजिए। ये अब क्या होगा मार्केट में, मार्केट यहाँ से 2500 पॉइंट गया है, तो यहाँ से 1000 1200 1500 पॉइंट तक मार्केट नीचे करेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ तक आए, और इसके बाद एक ये लो है इसके कंपैरिजन में एक इसके लिए एक हायर लो बना दे। हायर लो बनाए तो वहां पे क्या होगा, फिर से मार्केट ने इस लो को रेस्पेक्ट कर लिया, एक हायर लो बना, तो यहाँ से हमारा फिर से बायर्स यहाँ ऐड हो सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ मिस किया वो भी वेट करेंगे मार्केट थोड़ा नीचे आए, एक लो बनाए और इस लो पे हम फिर से बाई करें। सो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो घोड़ा भी क्या कर रहा है कि 5 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए कि इस रेंज और इस रेंज के बीच में आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए। ना तो आप यहाँ बहुत एग्रेसिवली बाइंग कीजिए, ना एग्रेसिवली सेलिंग कीजिए। सो आप न्यूट्रल होके बैठिए, ना बायर्स बनिए ना सेलर्स बनिए यहाँ पे। अगर ये इसके पास, अब देखिए डेली के हिसाब से जो डिमांड जोन बन रही है वो ये 40 300 350, यहाँ पे आपको क्या होता है, कल क्या होगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ आज क्लोज हुई है और यहाँ गैप डाउन हो जाए, और उसके पास अगर 2 3 4 कैंडल यहाँ रुके, एक रेंज बना दे और उसके बाद अपसाइड का कोई मूव आए, अब अपसाइड ब्रेक करे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना बाइंग का एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ अब इस रेंज के बीच में ना आप अपनी क्वांटिटी भी कम कर दीजिए, अपना रिस्क को थोड़ा कम कर लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट 150 200 पॉइंट ऊपर जाती है, 150 200 पॉइंट नीचे आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एग्रेसिवली ना बाइंग होगी ना सेलिंग होगी। सो अगर अब आप कोशिश कीजिए 46,300 350 इसके आसपास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग कीजिए। अगर आपको 47,300 इसके आसपास कहीं कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लियर कट प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, 47,300 के आसपास कोई रेंज बने, एक रेंज बने और उस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की साइड हो, तो आप नीचे का ट्रेड लीजिए। ये तो होगा क्लियर कट व्यू कि बाइंग कहाँ करनी है इसके आसपास, सेलिंग कहाँ करनी है इसके आसपास। ठीक है, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। देखिए 15 मिनट में, चलिए आज क्या हुआ वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में ये
कल की जो क्लोजिंग थी लास्ट डे की, जो फ्राइडे की, वो यहाँ पे थी, ठीक है। ये क्लोजिंग थी 40,760 के आसपास। अब मार्केट आज जो ओपन हुआ है वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 40 तो मतलब 100 पॉइंट के करीब मार्केट आज नीचे नीचे ओपन हुआ है। ओपन होते ही मार्केट में क्या हुआ है कि बाइंग आई, बाइंग आके मार्केट ये 200 पॉइंट के करीब ऊपर की साइड गया, ठीक है। यहां से मार्केट 200 पॉइंट के साइड ऊपर गया। तो आपने एक चीज देखी भी होगी, ध्यान किया या नहीं किया आपने, देखिए मार्केट क्या करते जा रहा था। मार्केट ना यहाँ ऊपर से सेलिंग आई थी, ये एक हाई बना था, फिर ये एक लोअर हाई बनाई है ना यहाँ पे, फिर से ये देखिए, ये हाई बना था, फिर एक लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ये आज फिर यही बना। तो इस ट्रेंड लाइन के पास आया, 200 पॉइंट ऊपर आया, तो आते ही ये प्रीवियस जो था ना, लास्ट प्रीवियस जो स्विंग था मार्केट का, वो कौन सा था? देखिए, ये जो पॉइंट था आपका, ये इसको मैं निकाल देता हूं एक बार। देखिए, ये जो था ना, ये लास्ट स्विंग ये था। तो इस स्विंग को निकाल के मार्केट सस्टेन करता तो हम एक छोटी सी बाइंग करते और ये यहां तक ज्यादा बड़ा मुंह नहीं लेते। लेकिन इस स्विंग को निकालना जरूरी था, तब तक हम बाई भी नहीं कर सकते थे इसमें। बट मार्केट उससे पहले ही मार्केट ने एक लो बना दिया, एक हाइयर लो, लोअर हाई बना दिया। सो आज क्या था? आज था नो ट्रेड जोन। देखिए मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, 200-250 पॉइंट नीचे आया, फिर ये 40,550 के आसपास मार्केट यहाँ रुकने लग गया। अब देखिए 40,500 के आसपास रुकने लग गया। इसका मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो होल नंबर होते हैं जैसे 40,000, 40,500 और 47,000, जो 500-500 के गैप वाले होते हैं बैंक निफ्टी में, ये खुद में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इनके आसपास जब भी मार्केट आएगी तो आप ये ध्यान रखना कि इनका, मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। क्या होता है कि जो बहुत बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो करते हैं लेवल टू लेवल की ट्रेडिंग। वो 40,000 पे जैसे बाइंग किए तो उनका टारगेट 40,500 तक का रहता है। तो मतलब ये जो होल नंबर है इनके आसपास, वो बड़ी पोजीशंस रखते हैं अपनी। तो इस वजह से ये अपने आप में ही बायर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 40,550 के आसपास आया, तो यहाँ से आप फिर वही हो गया कि आप यहाँ से फिर नीचे के लिए बड़ी कोई सेलिंग की क्वांटिटी, सेलिंग का ट्रेड नहीं ले सकते थे। अगर 40,500 भी टूटता तो 40,300, 350 का जोन फिर से एक डिमांड जोन आ जाता। तो आप यहाँ पे कोई एग्रेसिव भी सेलिंग का ट्रेड नहीं ले सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से आप कोई बाइंग का, इसके बीच में यहाँ पे आप कोई बाइंग का ट्रेड भी नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? प्रीवियस जो लोअर हाई बनते आ रहे थे, तो किसी भी एक प्रीवियस स्विंग को, लोअर हाई को, इसके आसपास मार्केट को 1-2 घंटा रुकना पड़ता। रुक के और जब इस स्विंग को ये ब्रेकआउट करता, तब हम समझते कि हाँ बायर्स थोड़ा बहुत एक्टिव हुए हैं, और एक नेक्स्ट स्विंग तक का हम ट्रेड लेते। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जब तक कोई स्विंग नहीं टूट जाता। अभी अभी कल के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए मार्केट ने ये लास्ट स्विंग ये बना दिया साइड का, ठीक है। नीचे का तो जो 40,500 का लेवल जो बना हुआ है ये तो है ही, उसके बाद 40,300, 350 का है। तो नीचे तो कुछ ज्यादा बहुत सेलिंग का स्कोप यहां से नहीं है अभी। नीचे स्कोप तभी बनेगा जब ये 40,300, 350 को ब्रेक करे मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको चलो कल के लिए 2-3 जो सिनेरियो होते हैं वो बता देता हूँ। मार्केट ने एक यहाँ पे 40,565 इसके आसपास का क्लोजिंग दिया है। अब देखिए मार्केट यहीं पे अगर ओपन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो जाए, तो देखिए ना तो आपके पास बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ से, ना आपके पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कहीं मार्केट ओपन होती है तो उसको अवॉइड कीजिए, उसमें आप घुसिए मत। अगर मार्केट यहीं ओपन होकर फर्स्ट हाफ में, जो देखिए इस तरह से जो ये हुआ है, ये ऐसे कंसोलिडेशन, फर्स्ट हाफ में मार्केट यहीं रुकी रहे 1-2 घंटे तक, यहीं एक रेंज बनाए, और उस रेंज बना के उसका अपसाइड को एक ब्रेक करे, तो आप सेकंड हाफ में छोटी क्वांटिटी से, और वो भी जस्ट इस यहाँ तक के लिए, मतलब वही 150-200 पॉइंट के लिए छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि मार्केट को यहीं पे सस्टेन करना पड़ेगा कम से कम 2-3 घंटे के लिए। यहीं पे एक रेंज बनाए मार्केट, और उस रेंज को ब्रेक करे अपसाइड में, तो एक छोटा ट्रेड, वो भी बिल्कुल छोटा ट्रेड, ठीक है। अब मार्केट इसको यहां से अब चलिए, ये तो कंडीशन होगी कि यहीं पे ओपन हो, तो आप, मैं तो कहूंगा कि मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा यहीं पे ओपन हुई तो, क्योंकि एक बहुत छोटा ट्रेड मिलेगा और स्टॉप लॉस भी उतना ही हो जाता है, उतना ही आपका वो टारगेट हो जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। अब देखिए मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट 550 के आसपास है, और 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुला इस जोन में, जो ये डिमांड जोन बना हुआ है, सप्लायर्स ना बायर्स का जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए गैप डाउन खुला और मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड इसको ब्रेक डाउन कर दिया,
तो देखिए इसमें डायरेक्ट ब्रेक डाउन करने पे आप ये मत सोच लेना कि लेवल ब्रेक हो गया और मैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में घुस जाऊंगा, नहीं। इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन बना हुआ है, और अगर घोड़ा 200-250 पॉइंट चलने के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा, बात ध्यान से सुनिए, 200-250 पॉइंट नीचे आके डायरेक्ट, कि गैप डाउन खुला 200-250 पॉइंट और डायरेक्ट उसको ब्रेक कर रहा है, तो आप उसमें मत घुसिए। क्यों? उसका रीजन सुनिए। रीजन ये है कि घोड़ा एक तो 200-250 पॉइंट वन गो में आ चुका, अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए रेस्ट। रेस्ट कैसे चाहिए? इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए, ये यहीं पे इसी रेंज के पास डिमांड जोन के नीचे ब्रेक करके, और ये यहाँ 1 घंटा 2 घंटा या मतलब 15 मिनट की 3-4 कैंडल यहाँ रुका रहे, एक रेंज बना दे, एक रेंज बना दे। उसका मतलब क्या हुआ? उसकी साइकोलॉजी क्या हुई? उसकी साइकोलॉजी ये है कि जब ये यहाँ इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तब जो बायर्स जो यहाँ से बाइंग किए बैठे होंगे ऊपर के लिए, या जो बायर्स जो अभी भी बैठे हैं कि ये ब्रेक होगा तो ही मैं स्टॉप लॉस लूंगा, वो डर जाएंगे। उनको लगेगा कि मार्केट ने तो ब्रेक किया इस लेवल को और अभी सस्टेन भी कर रहा है इसके नीचे, तो मतलब फ्रेश बायर तो ऐड हुए नहीं, अदरवाइज इसको ऊपर ले जाते। तब बायर्स अपना स्टॉप लॉस लेने लगेंगे, और सेलर्स जिनको फ्रेश सेलिंग में घुसना होगा, जैसे मुझे घुसना होगा, तो मुझे लगेगा कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया एक लेवल का 46,300 का, और उसके बाद मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है, तो जो वो रेंज एक कंसोलिडेट करेगा, उसको जैसे ही नीचे की साइड ब्रेक डाउन होगा, देन मैं 46,000 के टारगेट के लिए इसमें घुस जाऊंगा। तो ये तो हो गया नीचे की साइड ब्रेक डाउन होने पे कौन सी कंडीशन पे आप सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट डायरेक्ट मान लीजिए 40-550 के आसपास ये इसकी क्लोजिंग है, और मार्केट डायरेक्ट 200-250 पॉइंट इस स्विंग के आसपास कहीं यहाँ यहाँ पे डायरेक्ट अगर गैप अप खुल जाए, फिर वही कंडीशन है, गैप अप खुल जाए और इसको मान लीजिए फर्स्ट कैंडल में ही इसको ब्रेक कर दे, तो आप इसमें घुस मत जाना। आप ये सोचो कि ये स्विंग टूट गया और इसमें घुस जाऊं, नहीं। फिर वही कंडीशन लगेगी कि घोड़ा अगर 200-250-300 पॉइंट के गैप अप के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक कर रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो मार्केट एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये होगा कि यहाँ पे फ्रेश बायर्स ऐड नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? वो फ्रेश बायर्स कब ऐड होंगे? वो तब ऐड होंगे जब मार्केट इसको ब्रेक करे और यहीं 200 ना 1-2 घंटे के लिए मार्केट यहाँ सस्टेन करे, या चलिए एक रेंज बना दे 40-45 मिनट की, 1 घंटे की कोई रेंज बन जाए, और वो सस्टेन करे, उस रेंज का अपसाइड में ब्रेक हो। वो ब्रेक जब होगा तब लगेगा कि हाँ बायर्स यहाँ ऐड हुए हैं, जिन फ्रेश बायर्स को ऐड होना वो भी तभी ऐड होंगे इसमें। तो ये लॉजिक रहता है। अब मान लीजिए यहाँ हुआ और डायरेक्ट एक रेड कैंडल आई मार्केट में, तो आप रेड कैंडल दिखते अब नीचे का ट्रेड भी मत ले लेना, क्योंकि यहाँ से कोई एग्रेसिव सेलर्स भी ऐड नहीं होंगे, बिकॉज ये नीचे ही इसका सपोर्ट है। जो बायर्स ये सपोर्ट भी नीचे का लो जो है वो 46,500-550 का ये बना हुआ है, तो एग्रेसिव सेलिंग भी यहाँ नहीं आएगी। उस कंडीशन में आप क्या होने दीजिए, उस कंडीशन में देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं हुआ, डायरेक्ट ये ऐसे आया, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट आते में मत घुसिए। मार्केट क्या करेगी? हो सकता है यहाँ तक आए और वापस यहाँ ऐसे चली जाए, फिर ऐसे आए, तो आप क्या कीजिए, देखिए मार्केट यहाँ गैप अप हुई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी, फिर मार्केट ऐसे आएगी। तो आपको करना क्या है? डायरेक्ट जब ये नीचे आने लगे तो इसमें मत घुसिए भागती में, मार्केट को रिट्रेस होने दीजिए। ये जो हाई बना होगा इसके कंपैरिजन में इक्वल हाई या एक लोअर हाई बनने दीजिए, और जब ये जो नेक बनेगी ना इसकी, ये वाली नेक जो बनेगी, ये मान लीजिए ये जब इसका ब्रेक डाउन हो ना, तब आप समझ लीजिए कि हाँ मार्केट एटलीस्ट अपर अपसाइड का मार्केट तो बचा नहीं है अब, ठीक है। अब मार्केट नीचे का है, तो आप यहाँ पे देन आप यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल आपको एंट्री दे, तब आप यहाँ एंट्री लीजिए, और छोटे छोटे ट्रेड के लिए 40-500 तक का टारगेट के लिए पहले इसको इसमें प्ले कीजिए। तो ये इस टाइप से आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। आप इसमें अभी कहीं भी डायरेक्ट मत घुस जाइए कि ऊपर से एक रेड कैंडल दिखी तो आप सेलर बन जाओ, एक ग्रीन कैंडल दिखी तो आप बायर बन जाओ। कंसोलिडेशन होने दीजिए, जहां पे प्रीवियस स्विंग्स हैं उनके आसपास कंसोलिडेशन होने दीजिए, कंसोलिडेशन का अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक होने दीजिए, तभी आप उसमें घुसिए। क्योंकि फ्रेश आप ये सोचिए कि फ्रेश बायर या सेलर उसके बाद ही ऐड हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे आया मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर मार्केट ने थोड़ा नीचे आया और फिर वापस गया, तो जब ऐसे करके ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा तब आप उसमें घुस सकते हैं, जो नेक ब्रेक होगी उसकी, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट में बुलिशनेस है, अब यहाँ से मार्केट अप जाएगा। बट वो कितना जाएगा वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी टारगेट के लिए मत जाइए। हर 150-200 पॉइंट के बाद डिमांड सप्लाई जोन बने हुए हैं।
सो अभी इस रेंज के बीच में आप इतना ही प्ले कीजिए। सो ये आज का एनालिसिस था। अब देख लीजिए आप। अब मैं आपको, चलिए क्विकली मैं आपको ना एक वीकली पे एक एनालिसिस और देता हूँ। देखिए मार्केट का, देखिए मार्केट में हुआ क्या है कि 2020 2020 ये इसका एक लो बना था मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट में ये लो बना था। इस लो से मार्केट, देखिए ये एक इसका डिमांड जोन बना हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के पास जब भी मार्केट आती है तो देखिए ये बायर्स यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्रीवियसली देखिए अभी जो अक्टूबर से लेके और ये जनवरी दिसंबर लास्ट तक ये मूव आया था, बहुत साफ मूव आया था ये 6-6.5 हज़ार पॉइंट का। उसके बाद ये करीब करीब 4,000 पॉइंट का नीचे करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब ये देखिए फिर से यहाँ कंसोलिडेट हो गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है नीचे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग एक सेलर्स का जोन है। तो मार्केट बीच में फंसा हुआ है। तो बीच में ना आप एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग मत कीजिए। एग्रेसिव बाइंग सेलिंग का मैंने पहले वाली वीडियो में बोला है। ये डिमांड जोन के आसपास आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, सप्लाई जोन के पास एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, प्राइस एक्शन दिख के। तो सो बीच में छोटी क्वांटिटी से प्ले कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब देखिए मार्केट जब ऊपर ये 5 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था, 5 वीक का, 1 2 3 4 5 5 वीक का कंसोलिडेशन होकर छठे वीक में मार्केट ने ब्रेक किया था। तो जो ये रेंज बनी थी कंसोलिडेशन वाली, इसका जो लोअर एंड है ना, ये 40,900 के आसपास का, ये बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी मार्केट के लिए। यहाँ मार्केट यहाँ तक गया तो इसको वापस खींच लाए सेलर्स, यहाँ नजदीक गया फिर खींच लाए, ये ऊपर गया फिर खींच लाए, फिर ये देखिए आज फिर इसने यहाँ हिट किया, फिर नीचे खींच लाए। तो जब ये ब्रेक होगा ना 40,900, इसके ऊपर एक डेली की कैंडल क्लोज हो जाएगी, उस दिन आप कह सकते हो कि अब सेलर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, अब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ चुकी है। फिर अब यहां तक के लिए प्ले कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ अपना व्यू बनाइए, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या लग रहा है कि सेलर्स एक्टिव हैं या बायर्स एक्टिव हैं, मार्केट किसके कंट्रोल में, देन छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट आपको है कि बायर्स के कंट्रोल में है तो आप बाइंग का ट्रेड ढूंढिए, और लगे कि सेलर्स के कंट्रोल में तो सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढिए। ये नहीं कि ग्रीन रेड कैंडल, देखिए कैंडल्स वगैरह का कोई सीन नहीं होता है। मार्केट चलती है, व्यू क्या है बड़े टाइम फ्रेम का, बायर्स जोन, सेलर्स जोन, बायर्स कहाँ एक्टिव है, सेलर्स कहाँ एक्टिव है, मार्केट सारी उस बेस पर चलती है। सो दोस्तों आज का एनालिसिस यही था। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, वो मैंने डिस्कस किया। और देखिए मैं कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। मेरी ट्रेडिंग जो होती है वो प्योरली ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए उसके बेस पे होती है। और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए। जितनी स्ट्रांग आपकी साइकोलॉजी होगी, जितना आप समझ पाओगे इसको, चार्ट को जितना पढ़ पाओगे, उतनी ही आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेटर होती जाएगी। और ये देखिए इसमें टाइम लगेगा, आप इसको टाइम दीजिए, आप समझिए। आज जो मैंने बताया आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो डाउट्स हों उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा इंडिकेटर्स के चक्कर में मत पड़िए, और धीरे धीरे आई होप कि आप जब ये रेगुलर वीडियोस देखोगे तो आप काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।